सो वेलकम बच्चों, आज की क्लास में लास्ट क्लास में हमने बेटा इस सोशल साइंस के पेपर डिस्कस किया था जो कि 2023 में आपसे पूछा गया था। लास्ट क्लास में जो हमने सेक्शन डिस्कस किया था वो था सेक्शन बी। ठीक है, मैंने आपको, अगर आप चेक कर सकते हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सेक्शन बी का डिस्कशन किया था कि सेक्शन बी में जो 2023 में सोशल साइंस में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसको अटेंड कैसे करना है, उनके आंसर कैसे फॉर्म करने हैं। बेसिकली जो आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा है सेक्शन बी, इसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा वो है सेक्शन सी। पेपर कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज 2023 सोशल साइंस एग्जाम। ठीक है, 2023 में जो एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर कोड वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली सीबीएसई की साइट से आप देख सकते हो। ओके, तो आज हम इसका सेक्शन बेसिकली सी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहले मैं आपके लिए सेक्शन सी में दिखाता हूँ कौन सा सेक्शन सी है क्वेश्चन पेपर में। सामने आप देखें सेक्शन सी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए डेडिकेटेड पीपीटी बनाई है सारे आंसर्स के साथ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बेटा सामने आप देख रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, पहला क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन पेपर में चेक करें, एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। बेसिकली 5th चैप्टर हिस्ट्री का है प्रिंट कल्चर आपका, वहां से क्वेश्चन उठ के आया था 3 मार्क्स में। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, सो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये बनेगा। फर्स्ट मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वाज इंटेंस डिबेट्स अराउंड द रिलीजियस इश्यूज। अब मैं बात करूँ प्रिंट कल्चर जो इंडिया में आया था, उन्होंने रिलीजियस डिबेट चालू कर दिया था। रिलीजियस डिबेट्स बेसिकली होते क्या है बेटा, जो धर्म को लेके होते हैं। ठीक है, प्रिंट कल्चर की वजह से इंडिया में रिलीजियस मतलब धर्म को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स होने लगे थे, इश्यूज कहीं ना कहीं दिख रहे थे। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो देख रहे थे कि डिफरेंट ग्रुप्स confronted changes happening with the colonial society in different ways of what a variety of new interpretations of the beliefs on different religions। अब जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आगे बढ़ रहा था, जैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा था, ठीक है, वैसे वैसे लोगों की जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो भी चेंज हो रही थी अपने अपने धर्म को लेके। जैसे जैसे वो बुक्स पढ़ते थे, जैसे जैसे उन तक जो है प्रिंट कल्चर के से व्यूज पहुंचते थे, ठीक है, उनके जो इंटरप्रिटेशन और बिलीव्स है उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, जिसकी वजह से डिबेट्स होने लगे थे लोगों के बीच में। लोगों की वजह से बेसिकली मान्यताएं चेंज होती जा रही थी। एज टाइम के साथ साथ सोसाइटी जैसे चेंज हो रही थी वैसे लोगों की मान्यताएं भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही थी। सेकंड पॉइंट लिखा है, some criticize existing practices and campaigned for reform while other countered the arguments of reformers. These debates were carried out in public and print। अब बेसिकली कई लोगों ने तो कहा कि जो आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है, उन पे क्वेश्चंस उठाए। ठीक है, कई लोगों ने रिफॉर्मर्स की बातों पर आर्गुमेंट्स उठाए। ये पब्लिक में होते थे और प्रिंट कई बार वर्बली भी होते थे, नॉन वर्बली मतलब प्रिंट के थ्रू भी होते थे। जैसे कि किसी ने अपने का आर्टिकल छापा न्यूज़पेपर में, किसी ने अपने उसके अगेंस्ट में आर्टिकल छाप दिया, किसी ने एक बुक छापी पूरा रिलीजियस के इश्यूज के बारे में, किसी ने अपने व्यूज दिए उस बुक में, किसी ने कुछ और रिव्यूज दे दिए। तो ये जो व्यूज का कन्फ्लिक्ट हो रहा था ये प्रिंट कल्चर में बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल रहा था। Printed tracts and newspaper not only spread the new ideas but shaped the new nature of debate। अब भाई जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आगे बढ़ रहा था लोगों में नए नए आइडियाज आ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस होते जा रहे थे। Wider public could not participate in these public decisions, express their views, new ideas emerged through their classes of opinion। मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक इसमें शामिल नहीं थी इनिशियली। ठीक है, जो लोग बुक्स पढ़ते थे, व्यूज आर्टिकल्स पढ़ते थे, उनके व्यूज बनते थे, वो लोग बेसिकली इन डिबेट्स में शामिल होते थे। और जो नए नए आर्टिकल्स पढ़ के आते थे, नए नए बुक्स पढ़ के आते थे, वो अलग अलग ओपिनियन लेके आते थे, तो ओपिनियन क्लैश वहाँ पे देखा जाता था। तो प्रिंट कल्चर से कहीं ना कहीं भाई रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में देखने को मिल रहे थे। बेसिकली मैं आपको गो थ्रू करा दूं कंक्लूजन में, तो ये है कि जब प्रिंट कल्चर इंडिया में आया तो जो धर्म को लेके, रिलीजियस को लेके लोगों के अलग अलग ओपिनियंस बने, व्यूज बने, इसकी वजह से डिबेट्स होने लगे और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिलने लगे। बेटा ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका पूछा गया था कि एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की सेक्शन सी के, तो हाउ हैज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देख लो। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करें, हाउ हैज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो मैं आपके लिए आंसर पढ़ देता हूँ।
Information technology has significantly impacted the electronic industry by driving innovations, improving efficiency, fostering connectivity. बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कैसे चेंज करा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो आप बेसिकली समझते ही होंगे ना, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, वहाँ पे इनोवेशंस आए। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल छोटी सी एग्जांपल दूँ आपको। जब पुराने जमाने में टीवी टेलीविजन होते थे, उनका साइज क्या होता था, इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे करते करते टीवी का साइज पेपर जितना थिन भी आने लगा। वो क्या किसकी वजह से आया? इनोवेशंस की वजह से आया। एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, जहाँ एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनते थे वहाँ 1000 प्रोडक्ट बनने लगे। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीजें तो चेंज हुई। इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन, इसकी वजह से प्रोडक्शन में फायदा हुआ, प्रोडक्ट डिजाइन में फायदा हुआ। देखो ना प्रोडक्ट डिजाइन कितने अच्छे अच्छे आने लगे हैं आईटी की वजह से। और सॉफ्टवेयर टूल्स में फायदा हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फायदा हुआ, मतलब जहां जहां सप्लाई जाती थी वो पूरा चेन उनको मैनेज करना होता था, उसमें बहुत ज्यादा उनको फायदा देखने को मिला। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से उनका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया, अच्छा हो गया और इफेक्टिव हो गया। ठीक है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प हुई, उनके सप्लाई चेन में हेल्प हुई, उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प हुई, उनके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प हुई, बहुत ज्यादा हेल्प उनको देखने को मिली। Additionally, IT enabled development of smart and connected devices, paying the way the entrance of things and industry 4.0। मतलब कि डेवलपमेंट बाय कनेक्ट डिवाइसेस का बहुत सारा हुआ, जिससे हम एक दूसरे कनेक्ट कर पाते थे। उस टाइम पे लोग एक दूसरे कनेक्ट कर पाते थे। दिस कन्वर्जेंस हैज नॉट ओनली इंप्रूव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बट आल्सो ट्रांसफॉर्म हाउ दे इंटरेक्ट विद द यूजर एंड अदर डिवाइसेस। मतलब ऐसा हुआ कि जो प्रोडक्ट्स थे उनकी परफॉर्मेंस तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी हुई, बस साथ साथ जो उनको यूज कर रहे हैं उन लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। और उन जो डिवाइसेस होते थे, प्रोडक्ट होते थे, उनका दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी जो इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड था उस टाइम पे। Overall, the symbiotic relationship between the information technology and electronic industry has led to accelerated technological advancement। बहुत सारा टेक्नोलॉजी में एडवांस, मतलब बहुत सारी नई नई चीजें आई थी और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेस्ट दिखाना चाहता था और हर कोई अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंट दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पॉजिटिव चेंज आया था। ठीक है, और बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी इंडस्ट्रीज को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात कर ली सेकंड क्वेश्चन की। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, तो ये तो हिंदी वाला पार्ट आ गया आपका। यस, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें बेटा, द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रेज मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं तो आपको ना क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, कि भाई थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में भी लगे आपको, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? भाई ऐसी डेवलपमेंट करो कि आने वाले जनरेशन भी जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट है उसका लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। ऐसी डेवलपमेंट करो कि आप इन्वायरमेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए चलो। ठीक है, कि आने वाली जनरेशन इन्वायरमेंट को, नेचर को एंजॉय ना कर पाए। जैसे कि आप ब्रिजेस बना रहे हो, पुल्स बना रहे हो, मेट्रोज बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो, इतना करो कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आंसर बेसिकली बनेगा क्या। पीपीटी की तरफ चलते हैं बेटा। तो बेटा आपको स्क्रीन पर अपना आंसर दिख रहा होगा। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेज मेनी फंडामेंटल न्यू इशू अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कंटिन्यू टू इवॉल्व एज अ ट्रू एजेंडा प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। मतलब भाई पूरे वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, मैं पूरे जहान के, पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज तो पता होगा, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको प्रोटेक्ट करना है। भाई ग्रोथ तो करना है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी करना है। ठीक है, और ऐसी ग्रोथ करनी है भाई आज की डिमांड भी पूरी हो जाए, आने वाले टाइम में हम नेचर को कंजर्व भी कर पाए। ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन भी, जो मैंने आपको बोला ना, वही पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, फ्यूचर जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाए, वो भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका लाभ उठा पाए, उसका इंपॉर्टेंस जान पाए। ऐसा नहीं कि आज ही आप सारे एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दो डेवलपमेंट के नाम पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है, द एसेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज द नेचुरल वर्ल्ड which do not diminish the prospective future need to enjoy quality of life। मतलब कि अगर आप सारा कुछ आज ही डिस्ट्रॉय कर दोगे वहाँ पे एनवायरनमेंट को, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल वर्ल्ड, मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे आने वाली जनरेशन। ठीक है, कि मतलब कि जो आने वाली जनरेशन है बेटा, वो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि वो, अगर आप सारा इन्वायरमेंट अभी डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो जिस तरह से आज इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आने वाले टाइम में भी इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए हमें इन्वायरमेंट को साथ साथ बचाते हुए चलना है, साथ साथ प्रोटेक्ट करते हुए चलना है इन्वायरमेंट को भी, ताकि आने वाली जनरेशन इन्वायरमेंट को इजिली इंजॉय कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्रूड ऑयल वगैरह का दे रखा है। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली है कि, और हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट भी करनी है, साथ साथ हमें जो इन्वायरमेंट है उसको भी अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 3 फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी के। चलो जी देख लेते हैं 3 फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी कौन से होंगे। सामने बेटा आपके 3 फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टी के। भाई पार्टी जो इलेक्शंस करवाती हैं, ठीक है, पार्टी इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, ठीक है, पॉलिसीज लाती हैं, प्रोग्राम लाती हैं, जिसकी वजह से वोटर उनको चूज करते हैं। कोई पार्टी कहती है हम आपको ये देंगे, कोई पार्टी कहती है हम आपको ये ऑफर करेंगे, कोई पार्टी हम जीत गए तो हम ये एप्लीकेबल करा देंगे। मतलब अलग अलग पार्टी अलग अलग चीजें होती हैं, उसके हिसाब से वोटर उनको वोट देते हैं। ठीक है, और जो पार्टी हैं उनकी वजह से कानून अच्छा रहता है। मतलब एक होता है रूलिंग पार्टी, को होता है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी लॉ बनाता है, अपोजिशन पार्टी अगर अच्छा है तो चेक करता है उस पर रूल को कि भाई इन्होंने जो रूल बनाया वो जो पीपल ऑफ द कंट्री है उनके लिए अच्छा है या नहीं है, वो बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, और बिग पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स रखते हैं। ठीक है, दोस्त पॉलिटिकल जो रह जाते हैं अपोजिशन बन के रूलिंग पार्टी में नजर रखते हैं कि रूलिंग पार्टी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन चेंज करती हैं, पार्टी जो है गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, लोगों तक पहुंचाती हैं। तो ये सारा काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है बेटा, आप इनमें से कोई से भी 3-5 जो भी क्वेश्चन पूछे आपको एग्जाम में, वो आप लिख के इजीली आ सकते हो। सिंपल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई आरबीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ज्यादा बार सीबीएसई इनको पूछ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो एक्सप्लेन 3 फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं भाई बेटा पीपीटी में क्या है। सो बेटा देख लेते हैं इसके आंसर को भी। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई। मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। पहला पॉइंट, इट होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द इंडियन बैंकिंग हियरार्की। मतलब सबसे ऊपर बैंक्स में कौन आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। इट इज इन चार्ज ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो नोट्स करेंसी को कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। इट एक्ट एज द बैंकर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर और फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, आरबीआई है। इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। पूरे जितने फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स हैं उनके फंक्शंस को गो थ्रू करता है ये। ठीक है बेटा, और इट प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंश्योरिंग द बैंक गिव लोन नॉट टू जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो स्मॉल कल्टिवेटर। ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट के लिए लोन दे, जिनको एक्चुअली में नीड है, जैसे कि स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो अपनी अर्निंग अच्छी करना, बैंक उनको भी लोन दे रही हो, ये आरबीआई इंश्योर करता है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, उनकी हेल्प भी करनी है जिनको लोन की नीड है। ठीक है, इट मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई मैनेज करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, ठीक है, उसमें भी आरबीआई का रोल रहता है। इट इंश्योर द बैंक मेंटेन सर्टेन कैश रिजर्व ऑल द टाइम। मतलब ये देखता है भाई हर एक बैंक में सर्टेन कैश रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है बेटा आरबीआई के। आप एग्जाम में इनमें से कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 फंक्शन एक्सप्लेन करके लिख दो, 5 का तो 5 पॉइंट एक्सप्लेन करके लिख दो। आप आरबीआई के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेके चलना है, सीबीएसई बहुत बार पूछ चुका है, और इसमें से आप सारे पॉइंट्स उतार लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। सो बेटा आपको पीपीटी में दिख रहा होगा सामने, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो मनी एक्सेप्ट बैंक कर रहा है, ठीक है, उसमें रोल का है बैंक का। बैंक कीप्स ऑन स्मॉल, भाई जो तुम पैसे डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, बैंक उसका सिर्फ 15% अपने पास रखता है। ठीक है, दिस इज कैप्ट प्रोविजन पे डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ। वो भी इसलिए कि भाई कई कल को कैश निकालने आ जाए तो भाई उसको हम कैश दे पाए सिंगल डे में। ठीक है, द बैंक यूज मेजर। अब कहा करता है भाई जो तुम्हारा डिपॉजिट है बैंक उसका क्या प्रोवाइड करता है, दूसरों को लोन दे देता है। इस यही तो बैंक की अर्निंग है कि डिपॉजिट और लोन के बीच का जो उनका प्रॉफिट है वही बैंक की बेसिकली अर्निंग होती है। ठीक है, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि भाई हर किसी को जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी कुछ भी कर रहा है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट तो होती है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। भाई जो बैंक पैसा कहाँ से लाएगा, जो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसी पैसे को यूज करके लोन बैंक जो है बाकी लोगों को जिनको लोन चाहिए उनको लोन देता है। कम रेट पे पैसा डिपॉजिट करता है, ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे लोन देता है। जो बचा कुचा जो रेट है इंटरेस्ट का वो उसकी इनकम होती है। ठीक है, समझ लो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आपको मिल रहा है कितना 4-5%, 6%, बट जो लोन दे रहा है बैंक वो कितने पे दे रहा है, 12% पे। जो 12% का आपका लोन है और जो आपका 5-6% का सेविंग्स का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस आया
वो है बैंक की बेसिकली इनकम, वो बैंक कमा रहा है। इन दिस बैंक मीडिएट बिटवीन दो, वही मैंने आपको जो बताया भाई, जो डिपॉजिटर और जो बोरोवर्स है लोन लेने वाले, उनके बीच का बैलेंस है बैंक बना के रखता है। बैंक चार्ज हाई, वही मैंने जो आपको सिखाया भाई, लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, सेविंग पे कम इंटरेस्ट देता है, बीच का जो बचा वो उसका बैंक की इनकम है। दिस द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिट, यही सेम क्वेश्चन भाई। बैंक कमाता कैसे बेसिकली, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। समझो किसी ने आज 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए, बैंक ने कहा भाई मैं आपको सिर्फ 6% दूंगा, या 5% मान लो, 2% मान लो, वट एवर, कम ही रेट में मिलता है, ठीक है। आज किसी ने 10,000 रुपये जमा कराया, बैंक ने कहा मैं आपको सपोज 4% दूंगा उस सेविंग्स के। अब बैंक के पास आदमी आया कि मुझे भाई 10,000 का लोन चाहिए, ठीक है, बैंक उसको 10,000 का लोन दे देगा, पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% या 10% पे देगा। जो बचा कुछ 12% 4% का डिफरेंस आया, वो कितने का आया, वो 8% का आया, जो कि बैंक की इनकम में काउंट होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बैंक अर्निंग करता है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में आपको बेसिकली जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, उसमें से आपको सेक्शन जो मैंने करवाया वो था सी, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर है 2023 में आया था सोशल साइंस का, उसमें से मैंने सेक्शन बी पिछली वीडियो में करा दिया था। आज की क्लास में बेसिकली आपको सेक्शन सी कराया है बेटा मैंने, ठीक है, और सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दिए, कैसे लिखने बता दिए, सारे आंसर आपको समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेक्शन डी कराऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, ठीक है, और रेगुलर वीडियोस आएंगी आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन डी में कराऊंगा, ठीक है। होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई है बेटा, थैंक यू।